मुश्किल खड़ी होती है जब हम किसी से कहें कि देखिए मेरी ये कार, तो वो कहने की सो व्हाट, तो मैं क्या करूं, रखेगा अपने पास, तब तो ऐसा लगेगा कि फेंक दिया उसको। हाँ, तब तो बहुत मुश्किल हुई। कैसा हमने अपना स्वभाव बना लिया, कैसी कैसी आदतें हमारे भीतर, इन आदतों को हम एनालाइज करें बैठ करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ। अभी तो हम सोच रहे थे कि महाराज शायद सामायिक की प्रक्रिया बताएंगे कि बस कंसंट्रेट होकर के फेरो माला, फेरो माला, और माला फेर करके बाहर निकलो और 4 लोगों को 4 बातें सुनाओ। क्या मतलब हुआ आपके माला फेरने का? ऐसी मालाएं तो इकट्ठी हो गई होंगी बहुत सारी, और शायद एक पूरी कैलेंडर भर गया होगा किस दिन कितनी मालाएं फेरी, और शायद हमारे पास एक संख्या होगी, हमारे पास रुपयों की तरह अपनी माला की गिनती भी होगी कि हमने इतनी फेर ली। जैसे कोई रुपए रखता है अपने पास कि मेरे पास 1 करोड़, तो वो कहता हमारे पास 1 करोड़ माला है। ऐसा तो मैंने कई बार किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1 करोड़ माला मत फेरो, मैंने भी फेरी, मैंने भी आचार्य श्री से संकल्प लिया, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उसके साथ साथ मुझे और क्या करना चाहिए, ये भी तो है जुड़ी हुई चीज उससे। असल में माला फेरने का उद्देश्य क्या था? माला अकेली फिर गई, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। सामायिक तो हमने कर ली लेकिन उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, तो वो सामायिक, वो अभ्यास नहीं किया। सामायिक तो एक अभ्यास है, समता का अभ्यास है। अपने मन वचन काय की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन दुष्प्रवृत्तियों को हटाने का अभ्यास है। अपने मन वचन काय के प्रकंपनों को शांत करने का अभ्यास है। अपने आत्मा की वास्तविकता को जानने का अभ्यास है। ये अभ्यास करना था। तो हमने ये समझ लिया कि हम बहुत ऐसे हो गए हैं कि अपनी चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, या जैसे हम हैं वैसा हम नहीं प्रदर्शित करते हैं, बल्कि हम जैसे नहीं हैं वैसा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आदत हमें बदलनी है। और उसके बाद पेशेंस। लेकिन पेशेंस से पहले एक चीज और मैं सोचता हूं, विचार आया था, भूल गया हूं मैं। क्विक एडजस्टमेंट, क्विक एडजस्टमेंट, बैलेंस द इमोशंस। बहुत जल्दी अपने को समायोजित कर लेना, जो भी परिस्थितियां हैं उनसे बहुत जल्दी अपने को एडजस्ट कर लेना। ये एक बहुत कठिन सी चीज है, लेकिन इसका भी अभ्यास बहुत जरूरी है। हम लोग करते तो है एडजस्टमेंट, लेकिन रो धो के करते हैं। जैसे कोई चीज हमने चाही कि ये हमें मिले और वो हमें नहीं मिलती है, तब तो हम कितना फील करते हैं। हम एफर्ट कम करते हैं उस चीज को पाने का, फील ज्यादा करते हैं। ये कह रहे हैं कि आप जल्दी से एडजस्ट कर लीजिएगा। नहीं मिली, ठीक है, मिल गई, ठीक है, आगे बढ़ो। मिल गई है तो उसी में रुके हुए हैं, नहीं मिली है तो उसी में रुके हुए हैं। ये एडजस्टमेंट नहीं है। बहुत जल्दी परिस्थितियों से जो व्यक्ति सामंजस्य कर लेता है, बहुत जल्दी अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेता है, जिसको अपनी भाषा में कहें कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। कैसे? किसी ने मुझे गाली दी, अब मैं 10 दिन तक उसको याद रखूंगा, तुमने मुझे गाली दी थी। अब लो, क्या स्थिति बनेगी? वो बैर 10 दिन तक चला कि नहीं? हम कलह को बहुत दिन तक नहीं बढ़ाते। यही है बैलेंस इमोशंस का। हम गुस्से को बहुत देर तक कायम नहीं रखते, हम क्षमा को बहुत देर कायम रखते हैं, गुस्से को बहुत देर कायम नहीं रखते, हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, आ गई थी गुस्सा, उसके बाद हाथ जोड़ लिए। आ गई थी घृणा, उसके बाद उतना ही प्यार। बच्चों से देखो, बच्चों से सीखो। गुस्से में एकदम मुक्का शुरू हो गया मारना, अभी इतनी जम के लड़ाई हो गई कि ऐसा लगता है जैसे बोलेंगे नहीं है। अगर अपन हो तो ऐसी लड़ाई हो जाए तो कई दिन तक नहीं बोले, लेकिन बच्चे फिर गले में हाथ डाले, उतने ही मजे से खेल। अभी 5 मिनट पहले अच्छा जम के लड़ लिया और 5 मिनट बाद। ये है बैलेंसिंग इमोशंस की, ये है एडजस्टमेंट, क्विक एडजस्टमेंट। फर्स्ट से अपने को चेंज कर लिया। कड़ी बात निकल गई, मुंह से निकल गई, वरन हाथ जोड़ लो ना। नहीं, अब अहंकार कहता है कि कैसे जोड़ूं, अब तो ये सिद्ध करके रहूंगा कि वो जो कड़ी बात कही थी मैंने ठीक कही थी, कहनी चाहिए थी मुझे, बहुत दिन हो गए, बहुत सहन कर लिया। अरे वाह,
आपने सहन किया तो आप ही का लाभ हुआ है, आप उसको काहे को लाना दे रहे हो? लेकिन ऐसा हम लोग जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और दूसरे की गलतियों को क्षमा तो कर देते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, गुस्से को भूल नहीं पाते। आपने मुझसे वो कई बात की थी, जाओ क्षमा तो कर दिया, लेकिन 15-25 दिन बाद जब कभी बैठ करके किसी के साथ बात होती है, हाँ वैसे तो उनका सब ठीक है, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे बहुत गुस्से में बहुत बातें कही। अब क्या आवश्यकता उसको याद करने की, क्या आवश्यकता थी? मन खट्टा ही होगा और क्या होगा, खराब ही होगा जबरदस्ती। वो बात उस समय हुई थी जब भी खट्टा हुआ था और आज 15 दिन तक उसको ढो रहे हो, फिर खट्टा कर रहे हो अपने मन अपने हाथ से, अपने परिणाम अपने हाथ से बिगाड़ने का तरीका है ये, और क्या। और उसी समय अगर आपने उसको एडजस्ट कर लिया होता तो कितनी आसानी। बहुत कठिन कठिन बातें तो नहीं बता रहा हूं, ऐसे करना पड़ेगा भैया। आप तो सोच रहे थे कि हम बस ऐसे कोई कहानी वहानी किस्सा सुना कर, हम सुनाएंगे, कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके प्रयोग कर रहे हैं अपन। प्रयोग तो थोड़ा कठिन है, सुनना समझना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रयोग करना पड़ेगा। एक साधु जी थे, उन साधु जी से किसी को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं है जिससे किसी को शिकायत ना हो। एक व्यक्ति ऐसा निकल आया उस गांव में जिसको उन साधु जी से शिकायत थी। भले लोगों से कई लोगों को शिकायत हो सकती, क्योंकि उनकी बुराई को चुनौती वो ही तो देते हैं। हाँ, असल में जब हमें भले लोग बुरे लगने लगे तो समझना कि अब हम अच्छे बनने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं शायद। हाँ, देखना उल्टा तो नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा बोल जाता हूं, ऐसा लग रहा है। अच्छे लोग अगर बुरे लगने लगे तो इसका मायना है कि वे अच्छे लोग अब चुनौती बन गए हमारे भीतर की बुराइयों के लिए। हां, हमें अच्छाइयां चुनौती देती ना अगर हम बुरे हैं तो, कि अच्छा तुम बन सकते थे। फिर हम क्या करते हैं, उन चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाते तो फिर हम निंदा करना शुरू कर देते। हम फिर उन अच्छे लोगों में अच्छाइयां तो अभी देख रही थी, वो चुनौती बन रही थी, अब हम उनके भीतर की एक आध बुराई खोज करके उसकी निंदा शुरू करते हैं। तो वे अच्छे, लेकिन ये देखो ये ऐसा करके हम करते क्या हैं, उसके भीतर की एक आध बुराई को देख करके सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं कि देखा मैं गलत नहीं हूं, वो भी गलत है। अच्छे बनने की शुरुआत थी, लेकिन हम कितने जल्दी उसको चेंज करके और अपनी बुरी स्थिति को ज्यों का त्यों मेंटेन कर लेते हैं। हालांकि वो जो अच्छाई के प्रति हमारे मन में विचार आया था वो हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाला था, लेकिन हमारी आत्मा की वजह से हमने इतने जल्दी अपने को एडजस्ट कर लिया उस व्यक्ति की कोई ना कोई बुराई देखकर उसकी निंदा करना शुरू करके, और एक कंसोलेशन, एक सांत्वना अपने को दे दी, जबकि वो चुनौती हमको अच्छे बनाने के लिए थी। अब आया समझ में? बहुत कठिन है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अगर अपन करें, अपने भीतर थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो इस तरह पड़ी हुई है, इतनी गड्ढमड, इतनी उलझी हुई है ये चीजें कि ऐसा लगता है कई बार जब बैठता हूं, ऐसे आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, खाली बैठता हूं, जब कई लोग कह रहे थे कि आपको कब समय मिलता है ये सब बातों का, मुझे तो 24 घंटे ही 24 घंटे हमेशा देखता रहता हूं, हमेशा लोगों को सुनता रहता हूं, समझता रहता हूं, क्या रिएक्शन करते हैं, किस तरह की बात का क्या रिएक्शन होता है। आप अगर गौर से देखेंगे सारा संसार एक खुली हुई किताब है और उसमें से आप जो पढ़ना चाहें वैसा पढ़ सकते। वो साधु इतना बढ़िया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके प्रति उस व्यक्ति के मन में आक्रोश था। और गया वो एक दिन, और साधु जी बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और उनके पास सारे शिष्य बैठे थे, और उसने देना शुरू कर दी गालियां, ढेर गालियां दी, लेकिन गाली की भी एक सीमा है, कितनी दोगे। हाँ, थक गया वो। वन साइडेड रिलेशंस ज्यादा दिन नहीं चलते, सिर्फ श्रद्धा के चलते हैं। जैसे हमारा भगवान से वन साइडेड है, वहां से कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हमारी श्रद्धा को, हम ही है अपनी बनाई हुई श्रद्धा। लेकिन गाली एक तरफा कितनी देर तक देता वो, उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। देखो तो, जिसको दी जा रही उसके बर्दाश्त के बाहर नहीं हुआ, जो दे रहा है उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया बड़ा। और जब उससे कुछ नहीं किया गया तो उसने थूक दिया। गुस्से की अत्यंत तीव्रता,
उसने थूक दिया। तब भी साधु जी ने धीरे से दुपट्टे से पोंछ लिया। अब तो पैर फड़फड़ाते हुए, पटकते हुए वापस लौट गया। अब क्या कहे वो? इतनी गालियां दी फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। वापस लौट रहा है अपने घर। आधा रास्ता तय होने के बाद अब कितनी देर तक गुस्सा करे? अब इस बात को सोच रहा है वो कि देखो तो कितना वाहियात किस्म का साधु भी कुछ नहीं कहा, बिल्कुल बुद्धू मेरा है। देखना अब धीरे धीरे ऐसा आ रहा है। लेकिन थोड़े आगे बढ़ने पर मैंने इतनी बातें कही लेकिन उसमें कुछ भी नहीं कहा। अब थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है और आगे बढ़ता है। इतनी बातें मैंने कही, उसने कितना सहन किया होगा। और घर पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैंने उसको इतनी बातें कही? वो चाहता तो अपने शिष्यों को इशारा करके मुझे मुश्किल में डाल देता, मैं वहां से ठीक बच के नहीं निकल सकता था। अरे अरे ऐसा भी हो सकता था, मैंने अच्छा नहीं किया। अब नींद नहीं आ रही, रात मुश्किल से कटी, सुबह होते होते तक, और उठ करके पहले नंबर भाग रहा है वो सड़कों पर बेतहाशा। मिल जाए वो बाबा जी, मिल जाए तो क्षमा मांग लूंगा मुझसे। कल मैंने कितना कितना उनसे कहा था लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और भागता चला जाता है। लेकिन बाबा जी भी शाम के समय अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल गए थे। वे थोड़ी दूर जाकर के 2-4 किलोमीटर फिर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वहां पहुंच करके चरणों में गिर जाता है, कहता है कि क्षमा करें, कल जो मैंने आपसे कहा था उसके लिए क्षमा करें। तो मालूम वो साधु जी क्या कहते हैं? कौन हो तुम? अरे आप मुझे नहीं जानते, मैं वही जिसने कल गालियां दी थी ना। तुम वो तो हो ही नहीं सकते, वो तो कोई और था जो गाली दे रहा था। तुम तो क्षमा मांग रहे, तुम तो कोई और हो। अब तो बहुत मुश्किल में पड़ गया कि ऐसा पहुंचा हुआ व्यक्ति, तुम तो आज क्षमा से भरे हुए हो, तुम कोई और हो। वो जो क्रोध से भरा हुआ था वो कोई और था। फॉरगिव एंड फॉरगेट। हमने क्षमा कर दिया पर हम याद रखते हैं कि हमने क्षमा किया था। ये कैसा व्यक्ति है जो क्षमा कर दिया है और भूल गया है कि किसी ने गुस्सा किया था। भैया ये भी क्या हम नहीं सीख सकते? हर दिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मैं जिस चीज को लास्ट सोच के आता हूं वो रह जाती है और समय पूरा हो जाता है। सचमुच यहाँ महावीर नगर में मैं जितने दिन से हूं मैंने रोज ये अनुभव किया है। इसका मतलब है कि आप भी मेरे साथ पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। जहां ठीक ढंग से और बात को हम समझते हैं वहां पर बात कहना नहीं पड़ती, बात निकलती है। जहां मुझे कहना पड़ता है वहां मैं थक जाता हूं और जहां लोग कहलवा लेते हैं वहां पर मुझे थकना नहीं पड़ता है। आप अपने सौभाग्य के लिए अपनी पीठ थपथपा लेंगे। मैं सोचता हूं कि अगर ऐसा ही हमारे बीच एक बहुत अच्छा सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन हो जाए, यदि हम एक दूसरे से ठीक इसी तरह सहानुभूतिपूर्ण ढंग से अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए बैठना शुरू कर दें, तो शायद हमारा जीवन, आज एक अकेला कोई अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता, तीर्थंकर की हैसियत का कोई नहीं है। आज जब भी हम अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे इसी तरह मेजॉरिटी में करेंगे, इसी तरह एक साथ मिल बैठ कर कर पाएंगे। आज हमें अब ऐसे सामूहिक प्रयोग, मास एक्सपेरिमेंट ही हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। एक अकेले से अब नहीं होता। अब तो हम
एक जैसे विचार के लोग, आचार्य महाराज जैसे हमेशा कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि एक जैसे विचार वाले लोग एक साथ रहना, जिससे कि धीरे धीरे करके और अपने विचारों को सपोर्ट मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। हम आज 2 बातें, ये 3 बातें ही शामिल कर पाए हैं। हम एक बार फिर से उन पर गौर कर लें आज ही के आज, कि अपनी फीलिंग्स को ठीक ठीक एक्सप्रेस करना है, अपने को प्रदर्शित नहीं करना है। अपन ने जो पाया है वो हमारे पास है, उसका मजा लेना है, उसे प्रदर्शित करने की चेष्टा नहीं करनी। जितनी जल्दी हो सके परिस्थितियों से एडजस्ट करना है, ज्यादा देर तक उन चीजों को ढोना नहीं है। और फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम अपने जीवन में जो भी गलतियां होती हैं दूसरे के द्वारा, उनको जल्दी से स्वीकार कर लें, अपनी गलतियों को भी स्वीकार करके और उनसे आगे बढ़ जाएं। दूसरे की गलतियों को क्षमा करके उससे भी आगे बढ़ जाएं। इस तरह यदि हम अपने जीवन में अपने जीवन को सजेस्ट करते हैं तो जरूर हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने प्रयत्न से अपने जीवन को अच्छा बनाएं और गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता भी हमेशा रोज कृतज्ञता ज्ञापित करना। जब भी अभ्यास करके हम उठें तब हम जरूर उनके प्रति कि जिनने मुझे बताया है ये सब, जिन आचार्य भगवंतों ने हमें, पूर्वाचार्यों ने ये सब चीजें बताई, उनके लिए हम जरूर कृतज्ञता से भर के उठें। अपने अभ्यास के बाद में यह भी हमारे जीवन में हम शामिल करें। जब भी हम कोई अच्छा काम करें तो उन अच्छाइयों को बताने वालों के प्रति कृतज्ञ हों, तो अहंकार नहीं आएगा अच्छा करने का। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह